भीष्म साहनी जी की कहानी गंगो का जाया। गंगो की जब नौकरी छूटी तो बरसात का पहला छींटा पड़ रहा था। पिछले 3 दिन से गहरे नीले बादलों के पुंज आकाश में करवटें ले रहे थे, जिनकी छाया में गर्मी से अलसाई हुई पृथ्वी अपने पहले ठंडे उच्छ्वास छोड़ रही थी। और शहर भर के बच्चे बूढ़े बरसात की पहली बारिश का नंगे बदन स्वागत करने के लिए उतावले हो रहे थे। यह दिन नौकरी से निकाले जाने का न था। मजदूरी की नौकरी थी बेशक, पर बनी रहती तो इसकी स्थिरता में गंगो भी बरसात के छींटे का शीतल स्पर्श ले लेती। पर हर शगुन के अपने चिन्ह होते हैं। गंगो ने बादलों की पहली गर्जन में ही जैसे अपने भाग्य की आवाज़ सुन ली थी। नौकरी छूटने में देर नहीं लगी। गंगो जिस इमारत पर काम करती थी उसकी निचली मंजिल तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी मंजिल पर काम चल रहा था। नीचे मैदान में से गारे की टोकरियां उठा उठाकर छत पर ले जाना गंगो का काम था। मगर आज सुबह जब गंगो टोकरी उठाने के लिए ज़मीन की ओर झुकी तो उसके हाथ ज़मीन तक न पहुंच पाए। ज़मीन पर पाँव के पास पड़ी हुई टोकरी को छूना एक गहरे कुएं के पानी को छूने के समान होने लगा। इतने में किसी ने गंगो को पुकारा, मेरी मान जाओ गंगो, टोकरी तुमसे न उठेगी, तुम छत पर ईंट पकड़ने के लिए आ जाओ। छत पर लाल ओढ़नी पहने और चादर ईंटें उठाए दूल्हों मजदूरन खड़ी उसे बुला रही थी। गंगो ने न माना और फिर एक बार टोकरी उठाने का साहस किया, मगर होंठ काट कर रह गई। टोकरी तक उसका हाथ न पहुंच पाया। गंगो के बच्चा होने वाला था। कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। छत पर बैठकर ईंट पकड़ाने वाला काम आसान था। एक मजदूर नीचे मैदान में खड़ा एक एक ईंट उठाकर छत की ओर फेंकता और ऊपर बैठी हुई मजदूरन उसे झपटकर पकड़ लेती। मगर गंगो का इस काम से खून सूखता था। कहीं झपटने में हाथ चूक जाए और उड़ती हुई ईंट पेट पर आ लगे तो क्या होगा। ठेकेदार हर मजदूर के भाग्य का देवता होता है। जो उसकी दया बनी रहे तो मजदूर के सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पर जो देवता के तेवर बदल जाए तो अनहोनी भी होके रहती है। गंगो खड़ी सोच रही थी कि कहीं से मकान की परिक्रमा लेता हुआ ठेकेदार सामने आ पहुंचा। छोटा सा पतला शरीर, काली टोपी, घनी घनेरी मूंछों में से बीड़ी का धुआं छोड़ता हुआ गंगो को देखते ही चिल्ला उठा, खड़ी देख क्या रही है, उठाती क्यों नहीं? जो पेट निकला हुआ था तो आई क्यों थी? गंगो धीरे धीरे चलती हुई ठेकेदार के सामने आ खड़ी हुई। ठेकेदार का डर होते हुए भी गंगो के होठों पर से वह हल्की सी स्निग्ध मुस्कान ओझल न हो पाई, जो महीने भर से उसके चेहरे पर खेल रही थी। जब से बच्चे ने गर्भ में ही अपने कौतूल शुरू कर दिए थे और गंगो की आंखें जैसे अंतर्मुखी हो गई थी। ठेकेदार झगड़ता तो भी शांत रहती और जो उसका घरवाला बात बात पर तिनक उठता तो भी चुपचाप सुनती रहती। काम क्यों नहीं करूँगी? छत पर ईंटें पकड़ने का काम दे दो, वह कर लूँगी, गंगो ने निश्चय करते हुए कहा। तेरे बाप का मकान बन रहा है, जो जी चाह करेगी। चल दूर हो यहाँ से, आधे दिन के पैसे ले और दफ़ा हो जा, हरामखोर आ जाते हैं। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? दूल्हो मेरा काम कर लेगी, मैं उसकी जगह चले जाऊँगी। काम तो होता रहेगा, पहले पेट खाली करके आओ, फिर काम मिलेगा। क्षण भर में ठेकेदार का रजिस्टर खुल गया और गंगो के नाम पर लकीर फिर गई। ऐन उसी वक्त बारिश का छींटा भी पड़ने लगा था। गंगो ने समझ लिया कि जो आसमान में बादल न होते तो काम पर से भी छुट्टी न मिलती। आकाश में बादल आए नहीं कि ठेकेदार को काम खत्म करने की चिंता हुई नहीं। इस हालत में गर्भवती मजदूरन को कौन काम पर रखेगा? गंगो चुपचाप ओढ़नी के पल्ले से अपने गर्भ को ढकते हुए बाहर निकल आई। उन दिनों दिल्ली फिर से जैसे बसने लगी थी। कोई दिशा या उपदिशा ऐसी न थी जहां नई आबादियों की झुरमुट न उठ रही हो। नए मकानों की लंबी कतारें समुद्र की लहरों की तरह फैलती हुई अपने प्रसार में दिल्ली के कितने ही खंडर और स्मृति कंकाल रोनती हुई बढ़ रही थी। देखते ही देखते एक नई आबादी गर्व से माथा ऊंचा किए समय का उपहास करते हुए खड़ी हो जाती। लोग कहते दिल्ली फिर से जवान हो रही है। नई आबादियों की बाढ़ आ गई थी। नया राष्ट्र, नए निर्माण कार्य, लोगों को इस फैलती राजधानी पर गर्व होने लगा था।
जहाँ कहीं किसी नई आबादी की योजना पनपने लगती तो सैकड़ों मजदूर खिंचे हुए अपने फूस के छप्पर कंधों पर उठाए वहां जा पहुंचते और उसी के बगल में अपनी झोपड़ों की बस्ती खड़ी कर लेते। और जब वह नई आबादी बनकर तैयार हो जाती तो फिर मजदूरों की टोलियां अपने फूस के छप्पर उठाए किसी दूसरी आबादी की नींव रखने चल पड़ती। मगर ज्यों ही बरसात के बादल आकाश में मंडराने लगते तो सब काम ठप हो जाता और मजदूर अपने झोपड़ों में बैठे आकाश को देखते हुए चौमासे के दिन काटने लगते। कई मजदूर अपने गांव को चले जाते पर अधिकतर छोटे मोटे काम की तलाश में सड़कों पर घूमते रहते। काम इतना ना था जितने मजदूर आ पहुंचते थे। दिल्ली के हर खंडर की अपनी गाथा है, कहानी है, पर मजदूर की फूस की झोपड़ी का खंडर क्या होगा और कहानी क्या होगी। हंसती खेलती नई आबादियों में इन झोपड़ों का या इन नए झोपड़ों में खेले गए नाटकों का स्मृति चिन्ह भी नहीं मिलता। उस रात गंगो और उसका पति घीसू देर तक झोपड़े के बाहर बैठे अपनी स्थिति का सोचते रहे। जो छुट्टी मिल गई थी तो घर क्यों चली आई, कहीं दूसरी जगह काम देखती। देखा है इस हालत में कौन काम देगा, जहाँ जाओ ठेकेदार पेट देखने लगते हैं। झोपड़े के अंदर उनका 6 बरस का लड़का रीसा सोया पड़ा था। गीसू कई दिनों से चिंतित था। 3 आदमी खाने वाले और कमाने वाला अब केवल एक और ऊपर चौमासा और गंगो की हालत। उसका मन खींच उठा। अगर और 15-20 रोज मजदूरी पर निकल जाते तो क्या मुश्किल था। गर्भ वाली औरतें बच्चा होने वाले दिन तक काम पर जुटी रहती है। गीसू गठीले बदन का नाटे कद का मजदूर था। जो किसी बात पर तिनक उठता तो घंटों उसका मन अपने काबू में न रहता। थोड़ी देर चिलम के कस लगाने के बाद धीरे धीरे कहने लगा, तुम गांव चली जाओ। गांव में मेरा कौन है? तू पहले से ही सब पाठ पढ़े हुए है। तू इस हालत में जाएगी तो तुझे घर से निकाल देंगे क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा भाई जमीन पर पाँव नहीं रखने देगा। 2 दफ़े तो तुमसे लड़ने मरने की नौबत आ चुकी है। तो यहाँ क्या करोगी? मेरे काम का भी कोई ठिकाना नहीं। सुनते हैं सरकार ज़्यादा मजदूर लगाकर 3 दिन में बाकी सड़क तैयार कर देना चाहती है। मरम्मती काम तो चलता रहेगा, गंगो ने धीरे से कहा। मरम्मती काम से 3 जीव खा सकते हैं। 1 दिन काम है, 4 दिन नहीं। काफ़ी रात गए तक यह उधेड़बुन चलती रही।